दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 15th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज का जो एपिसोड है उसमें भी कुछ हम बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड उनको जरा समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम सेंटर ऑफ मास का जब मैंने आपको समझाया था सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, तब मैंने एक क्वेश्चन लिया था। एक हमने इंक्लाइन ब्लॉक लिया था और उसके ऊपर एक और ब्लॉक लिया था जो स्लाइड कर रहा था, और उसमें हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा। तो उसी को एक बार जरा देखिए, उसको दोबारा हम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ी टेक्निक को बदलेंगे। लेकिन एक बार मैं पिछला आपको रिवाइज करवा देता हूं कि क्या हमने वहां पे पढ़ा था। सोचिए, मेरे पास एक इस तरह का कोई इंक्लाइन ब्लॉक है, ऐसे मतलब इंक्लाइन सरफेस है, या आप इसको एक ब्लॉक की तरह ले लो। यहाँ पे एक 30 डिग्री एंगल है और ये मान लीजिए 30 किलोग्राम का मेरे पास ब्लॉक है। ये कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक तरह से फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक और ब्लॉक इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया है। ये जो ब्लॉक है ये मान लीजिए 5 किलोग्राम का है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर, ये आपको दे रखी है। और यहां पे भी जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है भाई, ये आपका फ्रिक्शनलेस है। सवाल यहां पे ये है कि जब ये ए ब्लॉक, इसको मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, और इसको मैं बी बोल देता हूं। जब ये ए ब्लॉक यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे यहां पे, तो आपको बताना है कि ये जो बी ब्लॉक होगा ये कितना उधर जा चुका होगा, कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा पीछे की तरफ, ये आपको बताना है। तो ये हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से सोल्व कर चुके हैं, क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। आप बोलोगे क्यों नहीं कर रहा सर, ग्रेविटी काम कर रही है। तो एक काम करते हैं, इसको हम सिस्टम का हिस्सा ही मान लेते हैं, ए एंड बी को। जो हम सिस्टम अज्यूम कर रहे हैं उनमें ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक दोनों को ले लेते हैं। तो अगर ए एंड बी सिस्टम का हिस्सा है तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से जो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, आप ये कह सकते हो वो इंटरनल फोर्स की तरह बन जाएंगे। तो उस केस में आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पे काम नहीं करेगा, और अगर ऐसा होगा तो आपका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जहां पे अभी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में है, वहीं पे रहेगी। अगर ये ब्लॉक बेशक यहां पे स्लाइड करके नीचे आ जाए, तो जब ऑब्वियसली ये ब्लॉक जो है स्लाइड करके नीचे आएगा तो लोकेशन जो है ये बदल जाएगी। मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, यहां पे ये मेरा x = 0 लोकेशन। मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है कितना मूव हुआ है। ये मेरी x डायरेक्शन है, ये मेरी पॉजिटिव x है, ये मेरी नेगेटिव x है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। तो जब ये ब्लॉक नीचे आ चुका होगा तब सब मेरी ये जो ट्रायंगुलर जो ब्लॉक है B, ये आपका इस लोकेशन पे आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ भाई। ओहो, ओके, जरा देखिए दोस्तों, अब ठीक है। ये अगेन 30 डिग्री है और ये लेंथ 0.5 है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक है वो यहां पे आया है, और जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा, ए ब्लॉक, ये आपका कुछ पीछे सरक चुका होगा। सवाल ये है कि ये कितना पीछे सरका है, ये आपकी डिस्टेंस आपको बतानी है, कितने डिस्टेंस ये पीछे सरका है। पहले ये पॉइंट यहां पे था, अब ये थोड़ा सा उधर सरक गया है, ये कितना है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। एक तो तरीका था सेंटर ऑफ मास वाला, जरा एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको। आप ये कह सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है एक्स में, वो मेरी 0 है, क्योंकि मुझे x में मोशन ही देखना है ना भाई, y में तो देखना ही नहीं मुझे। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे इसकी जो 5 किलोग्राम था, अगर ये इनिशियल पोजीशन है भाई, तो इनिशियल पोजीशन में अगर मैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं तो 5 किलोग्राम का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, और इसका जो अपना x कोऑर्डिनेट है 30 किलोग्राम का, वो x कोऑर्डिनेट कुछ x0 रहा होगा, मुझे नहीं पता। हालांकि आप निकाल भी सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल का कहां पे होगा, बट वो x0 पे रहा होगा, मैं ये मान लेता हूं, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल मास 35, तो ये बन जाएगा 30/35 x0। ये पहले सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, इन दोनों का मिला के अगर मैं देखूं तो। अब बताइए, अब नए केस में इसको मैं x1 मान लेता हूं कि ये x1 जो है ये पीछे डिस्प्लेस हो गया जब ये यहां पे नीचे आ चुका है। तो अब आप बताओ, अब जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या बनेगा। ये जो 5 किलोग्राम है ये कहां पे आ चुका है बताओगे। ये हॉरिजॉन्टली कितना चला है, क्या ये 0.5 मीटर चला है क्या, नहीं भाई। देखा जाए तो आप ये पूरा स्लाइड कर गया है,
तो इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है अब वो क्या, वो 0.5 बनेगा ना, 0.5 माइनस x1 बनेगा, क्योंकि x1 पीछे भी तो आ गया ना, ब्लॉक खुद भी तो ब्लॉक पीछे चला है। तो इसका मतलब आप लिखोगे ये इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है भाई, और इस ब्लॉक का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो पहले x0 पे था, अब कहां पे हो जाएगा बताओ जरा, अब वो x0 माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि वो भी अब आपका x कोऑर्डिनेट पीछे से रख गया है उसका भी, डिवाइड बाई टोटल 35 ये बनेगा भाई। और ये दोनों क्या होने चाहिए बताओ जरा, ये पुराने वाले के बराबर ही होना चाहिए, बिकॉज सेंटर ऑफ मास जो है वो तो डिस्टर्ब होगा नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है भाई सिस्टम के अंदर। मैं इन दोनों को एक सिस्टम का पार्ट ही मान रहा हूं, तो एक दूसरे के ऊपर ये नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना नॉर्मल फोर्स, जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ये उसके ऊपर भी लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। तो आप कह सकते हो कि इंटरनल फोर्स की तरह वो फोर्स एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे इसको तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये कट गया यहाँ से 35 ये x0 यहाँ से गया भाई, ठीक है 30 x0। अब यहाँ पे देखो ये बना 2.5 माइनस 5x1 माइनस 30x1 इज इक्वल टू 0। एक बार जरा देख लीजिए भाई सही है क्या। तो यहां से आप कह सकते हो कि x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 अपॉन 35, इतना मीटर जो है ये पीछे की तरफ सरक जाएगा ब्लॉक, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों, हमने सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से करवाया था। अब इसी को अगर एक दूसरे तरीके से मैं देखना चाहूं, खासकर मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, ठीक है, तो उसकी हेल्प से अगर मैं देखना चाहूं तो वो भी जरा देखते हैं। तो जरा देखिए, वापिस आते हैं, अब जरा मोमेंटम कंजर्वेशन से देखते हैं। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि फिलहाल ये इस पोजीशन पे है और इसका मोमेंटम 0 है, कोई मोमेंटम नहीं है इसका, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में तो खैर मुझे बात ही नहीं करनी, मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो एक्स डायरेक्शन में नेट मोमेंटम इस सिस्टम का 0 है। तो जब ये नीचे पहुंच चुका होगा तब भी नेट मोमेंटम मेरा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। लेकिन जब ये नीचे पहुंचेगा तब सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी होगी, जरा देखिए कैसे। जब ब्लॉक नीचे पहुंच चुका होगा तो यहां पे ये ए ब्लॉक यहां पे होगा और ये बी ब्लॉक मेरा यहां पे होगा भाई, पीछे सरक गया होगा, ठीक है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब इंटरेस्टिंग क्या है सुनो, इसके पास वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ चुका होगा और इसके पास भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि भाई सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, मोमेंटम पहले 0 था तो बाद में भी 0 होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 30 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना, VOX लिख देता हूं मैं यहां पे, एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो नेट मोमेंटम हमने निकाल लिया और नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए मेरा, 0। 30 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन प्लस 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन हैज टू बी 0। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या। इसका मतलब ए की जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो बी की जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी उसका 6 गुना होगी, बल्कि उल्टा होगी, 6 गुना होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहां से आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब यहां से एक और बात बोल सकता हूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितना ए डिस्प्लेस होगा एक्स डायरेक्शन में, ए जितना डिस्प्लेस होगा एक्स डायरेक्शन में, वो जो ब्लॉक बी की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी एक्स डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका 6 गुना होगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी कमेंट कर सकते हो भाई, जितना ये डिस्प्लेस होगा एक्स डायरेक्शन में उसका 6 गुना वो कितना डिस्प्लेस होगा बताओ जरा, जो जितना बी डिस्प्लेस होगा उसका 6 गुना डिस्प्लेस होगा, सीधी बात है। अब आप मुझे बताओ बी जो ब्लॉक है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो हुआ है एक्स डायरेक्शन में x1 डिस्प्लेस हुआ है, एक्स डायरेक्शन में कितना गया है x1। तो इसका मतलब है अगर ये माइनस ऑफ x1 है, क्योंकि माइनस ऑफ x1 आई कैप लिखोगे ना आप इसको, तो इसकी जगह पे आप लिखोगे माइनस ऑफ x1 आई कैप, ठीक है, इंटू -6 कर दो, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन। तो कितनी बन गई बताओ, वो आएगी 6x1। इसका मतलब है ये जो ब्लॉक है ये आपका 6x1
डिस्प्लेस हुआ, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो पोजीशन है वो आपकी 6x1 है दोस्तों। अगर ये x1 पीछे गया है तो ये 6x1 आगे गया है, सीधा सीधा यहां से आप ये कह सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ जरा, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो पहले लोकेशन थी वहां से x1 पीछे चला गया है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है जो इसकी पहले लोकेशन थी उससे 6x1 आगे आ गया है, सिंपल। तो पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो ओरिजिन पे था, तो अब भी सेंटर ऑफ मास कहां पे होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो अब आप क्या लिखोगे यहां पे, अब इसका नया सेंटर ऑफ मास निकाल दो भाई। पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो कहां पे था बताओ जरा। आई होप ये समझ आया आपको ना, ये क्लियर हुआ कि ये x1 जाएगा तो ये 6x1 आगे जाएगा, ठीक है, मुझे ये उम्मीद है। अब आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो, अगर आप ये x1 पीछे गया है और ये 6x1 आगे गया है तो इनका सम जो आना चाहिए वो 0.5 आना चाहिए। यहां पे ये भी बोल सकते हो भाई, क्योंकि अल्टीमेटली ये ब्लॉक यहां से यहां पे तो पहुंचा, इसी के लाइन पे तो रहा है, ध्यान से देखो। तो ये अगर x1 गया है पीछे ओरिजिन से, तो ये आपका ब्लॉक जो है 6x1 आया है, तो सम कर दोगे तो क्या बन जाएगा 7x1। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि 7x1 हैज टू बी इक्वल टू 0.5। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5/7, इसको आप कह सकते हो 50/70, विच इज अगर 5 से मैं काटूं तो 5 दूने 10 और 5 1 5 हो गया, और 10/14, 10/14, या आप ये भी कह सकते हो 5/7, 5/7 जो है वो मेरा x1 आ गया। कितना ये पीछे जाएगा ये मुझे पता चल गया x1, तो ये 5/7 मीटर आ गया है, और यही आंसर हमने पहले भी निकाला था दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से आप मोमेंटम कंजर्वेशन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला सवाल क्या है इसी का, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पे फ्रिक्शनलेस ना मानता, सोचिए अगर मैं बोलता भाई यहां पे आपका ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस नहीं है, और यहां पे एक आपको म्यू के की वैल्यू दे देता हूं मैं, मान लीजिए म्यू के कितना है 0.2, सोचिए ये मेरा म्यू के है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2, और जैसे मैं छोड़ूंगा स्लाइड करना शुरू कर देता है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है। पहले तो देखते हैं स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, पहले तो ये चेक करते हैं, और अगर स्लाइड करेगा तो अगेन आपको सेम क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर तो स्लाइड करेगा तो ये डिस्प्लेस होगा सेम उतना ही, और ऐसा क्यों होगा देखेंगे, और अगर ये स्लाइड करेगा ही नहीं तो ये भी आगे नहीं जाएगा, सीधी बात है। तो पहले आपको चेक करना है कि स्लाइड करेगा भी या नहीं करेगा। कैसे चेक करोगे, बड़ा आसान है, आप जानते हो कि इसके ऊपर mg फोर्स आपका नीचे की तरफ है, ठीक है, तो एक फोर्स आपका इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स आप निकाल लो भाई, ठीक है। कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा ये निकाल लेते हैं, ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो mg sin थीटा इधर आ जाएगा और mg cos थीटा इधर आ जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा दोस्तों, जो ये नीचे वाला सरफेस इसके ऊपर लगाएगा, दैट विल बी mg cos 30। सही है जी, एक बार देख लो, ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 हो गया, और ये वापस 30 आएगा, तो mg cos 30 आप कह सकते हो। mg cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी है बताओ, m की वैल्यू है 30, g मेरा 9.81, cos 30 is √3/2। इतना न्यूटन का फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बताओ जरा, अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो बनेगा 30 × 9.81 × √3/2 × 0.2 कर दो। तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या बनेगी वो जरा देख लेते हैं, 30 × 9.81 × √3 × 0.2 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है 50.97 न्यूटन। ये मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स लग गया भाई। तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, ये तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है ना भाई ब्लॉक के ऊपर, तो इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा की वैल्यू क्या होगी वो जरा देखते हैं, m की वैल्यू है 5, 9.81 और sin थीटा कितना हो गया हाफ, sin 30 हाफ हो गया। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये बनेगा 5 × 9.81 × 0.5, इट कम्स आउट टू बी 24.525, इतना न्यूटन लग गया। तो इसका मतलब क्लियरली ये समझ आ रहा है कि ये फोर्स कम है फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। और अगर स्लाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है बड़े वाले ब्लॉक की वो भी नहीं होगी भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है बड़े वाले ब्लॉक की वो भी अब आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने सही सोल्व किया क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.2 दिया है। एक बार फिर से चेक करो भाई कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया।
मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ 13, आई थिंक ये ठीक है। ये कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करते हैं भाई, क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें। एम जी साइन 30, एम इतना है, जी इतना है, ओहो गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे 5 लेना है भाई, माफ कीजिएगा, इस पे देखना है ब्लॉक पे, तो ये मैंने मिस्टेक कर दी ना, तो यहाँ पे m की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 है, ये गड़बड़ कर दी। तो कई बार जब क्लास में बच्चे नहीं होते ना, तो उस वजह से ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। 5 इंटू 9.81 इंटू √3 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 2 करना है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 8.49 आ रही है भाई, या 8.5 लिख दो, 8.5 न्यूटन, सही है। हाँ तो अब सही है भाई, मैंने ये मिस्टेक से यहाँ पे m की जगह 30 लिख दिया था। तो जरा देखिए दोस्तों, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो ये बनेगा, और जो mg sin थीटा वो ये है, तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा है, बड़ा है तो क्या होगा, ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा, और अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अगेन इंटरनल फोर्स है भाई, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर ये यहां से यहां पे आ चुका होगा तो ये उतना ही जाएगा, x1 की वैल्यू वही 5/7 जो भी पहले आ रही थी वही आएगी अभी भी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर ये स्लाइड ना करता, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होता, उस केस में ये डिस्प्लेस होता ही नहीं, क्योंकि ना ये मूव कर रहा है ना ये, फिर ये भी नहीं मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, एंड जरा देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और कुछ इसी तरह का रैंप बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरे पास ये एक रैंप है और ये कुछ इस तरह का दे रखा है, और हमने यहाँ पे कुछ टायर लगा रखे हैं इसके, सो दैट ये नीचे वाले सरफेस पे रोल कर सके, और ये 40 किलोग्राम का है, मान लीजिए 40 किलोग्राम का है। इसके ऊपर हमने 10 किलोग्राम का यहाँ पे एक और ब्लॉक लगा रखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है। ये सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है भाई, फ्रिक्शनलेस है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 3.5 मीटर है। सोचिए ये लेंथ जो है मैं आपकी 3.5 मीटर बोल रहा हूं, 3.5 मीटर। ये जो सरफेस है ये आपका फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, 3.5 मीटर का यहां पे ये लेंथ होगी, और ये जो एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल है आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम इस ब्लॉक को यहां पे रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्लॉक स्लाइड करेगा और यहां पे आ जाएगा। अब स्लाइड करेगा ब्लॉक तो ये रैंप आपका पीछे की तरफ जाएगा, आपने ये चीज अभी भी समझी है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप ये कह सकते हो कि इस ब्लॉक के पास अपनी एक स्पीड आएगी और रैंप के पास भी अपनी स्पीड आएगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड रैंप, दोनों की स्पीड बतानी है, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। मैं एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूं, ये मेरा O पॉइंट है, ये I कैप है, ये J कैप है, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू O जो है वो आपको स्पीड बतानी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की क्या स्पीड होगी और रैंप की क्या स्पीड होगी। अब स्पीड के अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा दोस्तों। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा तो जो ब्लॉक की जो स्पीड आएगी, ब्लॉक की जो वेलोसिटी आएगी वो रैंप के अलोंग नहीं आएगी, मतलब 30 डिग्री पे नहीं आएगी, कुछ अलग होगी 30 डिग्री से। आप बोलोगे सर अलग कैसे, जरा इस चीज को समझते हैं। हमें ये लग रहा है कि जब ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो 30 डिग्री पे आएगी ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप, रैंप के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की जो स्पीड आएगी, जो ब्लॉक की जो वेलोसिटी आएगी, उसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री पे होगा दोस्तों, वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, वो बल्कि -30 डिग्री होगा, बिकॉज आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये 30 डिग्री बनेगा ना इधर की तरफ। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री जो है ना एंगल पे आएगी। अगर आप ये निकाल रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप अगर आप देख रहे हो तो, लेकिन अगर आप वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हो तो वो 30 डिग्री पे नहीं होगी भाई। कहीं आपको ये लगे कि वो भी 30 डिग्री पे होगी ना, ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा इसकी वेलोसिटी का वो 30 डिग्री पे नहीं होने वाला है। ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो उसमें सिर्फ आप ब्लॉक की वेलोसिटी को नहीं देखोगे, रैंप भी अपनी वेलोसिटी को पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो सवाल यह है कि आपको बताना है ब्लॉक की स्पीड और रैंप की स्पीड क्या होगी। स्पीड बतानी है, ध्यान देना। जब ये ब्लॉक कहां पे पहुंच चुका होगा, नीचे वाले लेवल पे आ चुका होगा। जब ये ब्लॉक जो है, ये ए वाला ब्लॉक जो है या जो भी है, यहां पे आ चुका होगा, इस जगह पे आ चुका होगा। तो मैं काम करता हूं, मैं इसका यहां पे x = 0 मान लेता हूं। अब मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, ठीक है भाई, जरा देख लीजिए। अब ये जो ब्लॉक है यहां पे आ चुका है, ठीक है भाई, मतलब ये कुछ पीछे जा चुका है रैंप, और ये रैंप आपका इस तरफ जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ रैंप विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो -i कैप की तरफ है। और यहां पे अगर आप इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये जो वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप जो है वो इधर होगी। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में अगर पूछूंगा तो फिर अलग एंगल पे आएगी, फिर वो 30 डिग्री पे नहीं होगी। दोस्तों ध्यान रखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी में भी ये कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किया था, अगर आपको ध्यान हो। तो अब आप बोलोगे सर करें कैसे इस क्वेश्चन को, लेकिन क्योंकि आपको तो यहां पे जो स्पीड निकालोगे उसमें जो ब्लॉक की जो स्पीड आएगी उसके अंदर तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कंपोनेंट इन्वॉल्व हो चुके होंगे। बात तो सही है भाई। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखना होता तो बहुत आसान था हमारे लिए, मोमेंटम कंजर्वेशन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पूरी स्पीड निकालनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। मुझे एक बात बताइए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ये जरा देख लेते हैं। तो ब्लॉक के ऊपर एक तो आपका mg एक्ट कर रहा है, एक आपका नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन तो खैर हमारा यहां पे है ही नहीं, ठीक है भाई, ये आपका 30 डिग्री है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल फोर्स तो आपका इंटरनल फोर्स हो गया, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम ले लूं तो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो उतना ही फोर्स आपका ये ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा है और वही फोर्स आपका रैंप जो है ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, तो वो तो एक इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, ये आपका क्या हो गया बताओ, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। और बट ये डाउनवर्ड है, मतलब वाई डायरेक्शन में है, तो आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा वाई डायरेक्शन में, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को आप कंजर्व कर सकते हो। क्यों कंजर्व कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी मेरी क्या रहेगी, अब कंजर्व रहेगी। तो आप यहाँ पे दो लगा सकते हो, एक्स डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स। आप बोलोगे आई कैप में सर नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट आएगा, भाई नॉर्मल फोर्स तो इंटरनल बन गया ना, ठीक है। तो आई कैप डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि आई कैप डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एनर्जी तो इसकी कंजर्व रहनी है भाई। यहां से जब आप यहां पे देखोगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब सवाल यह है कि जब ये यहां पे था और उससे जब ये यहां पे आया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई है। बट इस सिस्टम की अगर आप रैंप की देखोगे तो रैंप की पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि रैंप की जो हाइट है वो तो चेंज नहीं ना हुई। हाँ, रैंप की स्पीड बदल गई है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जरूर बदल जाएगी, बट पोटेंशियल एनर्जी रैंप की नहीं बदलेगी। तो आप जो एनर्जी बदल ही नहीं है उसको पिक्चर में लेने की जरूरत ही क्या है? फिलहाल जब ये इस पोजीशन में है, इनिशियल पोजीशन में, तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी? अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इसको मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूं, इसको मैं रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, इस लेवल को रेफरेंस। तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट कितनी है इसकी बताइए जरा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। एम जी एच की वैल्यू क्या होगी? 3.5, ठीक है, 3.5 तो ये हो गया, और इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ, ठीक है भाई। ये इसकी क्या होगी दोस्तों? ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस ब्लॉक की, ठीक है। और इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, ठीक है, फिलहाल 0 काइनेटिक एनर्जी है। रैंप की तो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कुछ हाइट पे होगा, लेकिन वो बदल तो नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। इज इक्वल टू, ये इनिशियल मेरी एनर्जी थी सिस्टम की, मैकेनिकल एनर्जी। अब आइए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है, उसी लेवल पे आ चुका है, रेफरेंस लेवल पे। तो आप क्या बोलोगे? हाफ एम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका स्क्वायर करोगे। ध्यान देना, जब भी आप एनर्जी लिखते हो तो एब्सोल्यूट स्पीड लिखते हो, ठीक है, उसमें इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखेंगे, प्लस हाफ
m इसका कितना है 40 किलोग्राम, ठीक है। हाफ m वेलोसिटी ऑफ रैंप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इस हाफ को मैं हटा देता हूं भाई, ठीक है। ये हाफ मेरा हट गया है, जरा देखिए ये हाफ मैंने हटा दिया। अब जरा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू जरा मैं निकाल लेता हूं, तो बनेगा 10 इंटू 9.81 इंटू 3.5, इट कम्स आउट टू बी 343.35 is equal to 10 speed of block with respect to ground plus 40 speed of ramp with respect to ground, ठीक है भाई। एक बार जरा देख लीजिए, मेरे हिसाब से हमने ये सही लिखा है, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, एनर्जी कंजर्वेशन से लगा दिया हमने। अब आइए मोमेंटम, तो मोमेंटम में तो केवल आई कैप कंपोनेंट कंजर्व रहेगा, मोमेंटम का केवल आई कैप कंपोनेंट कंजर्व रहेगा भाई। तो वो कैसे निकाले, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, ना ये मूव कर रहा है ना ये मूव कर रहा है। जब ये ब्लॉक यहां पे होगा तो इसके पास स्पीड का आई कैप कंपोनेंट है, मतलब वेलोसिटी का आई कैप कंपोनेंट है, और इसके पास तो आई कैप और जे कैप दोनों ही हैं। तो वो कितने हैं, लेकिन वो अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रैंप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप। यही तो बनेगा भाई, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट से आप कह सकते हो। अब आप मुझे बताइए, यहां पे आप ये बोलोगे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रैंप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मेरी आई कैप की तरफ है, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड को वी आर ओ लिख देता हूं, स्लैश को हटा देता हूं, ये समझ जाओ कि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैंने स्लैश हटाया नहीं मैग्नीट्यूड में, तो आप यहाँ पे स्लैश हटा सकते थे। जब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो स्लैश को हटा दो, चलो ठीक है। ये मेरा मैग्नीट्यूड है भाई, क्योंकि एनर्जी में भी मैग्नीट्यूड ही इस्तेमाल होता है ना भाई, ठीक है। डायरेक्शन में मैं स्लैश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो, तो ये मेरा वी आर ओ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैंप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वी आर ओ और माइनस आई कैप की तरफ होगा, प्लस वी बी आर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप जो आएगी वो तो 30 डिग्री पे आएगी ऐसे। तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे दोस्तों, ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, वो बनेगा वी बी आर cos 30, cos 30 कितना बनेगा, √3/2 आई कैप माइनस वी बी आर साइन 30 जे कैप। ये मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप, उसके हमारे पास दो कंपोनेंट ये आ जाएंगे। अब जरा देखिए, तो मेरे पास जो वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप लिखोगे तो उसको अगर मैं लिखूं तो पूरा आई कैप और जे कैप को अलग कर देते ना, स्पीड ऑफ वी बी आर √3/2 माइनस स्पीड ऑफ रैंप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई कैप, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप बाई 2 जे कैप। एक बार जरा देख लीजिए दोस्तों, सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है भाई, ठीक है। बट मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा, मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा, क्यों भाई, क्योंकि मुझे केवल आई कैप कंपोनेंट कंजर्व करना है, ठीक है, मोमेंटम का। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम मेरा पूरे सिस्टम का 0 है, फाइनल मोमेंटम देखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम मेरा आई कैप की तरफ 0 है, फाइनल मोमेंटम जरा देखते हैं, तो 40 इंटू वी आर ओ विद माइनस आई कैप, ये इसका मोमेंटम हो गया भाई रैंप का। और इसका मोमेंटम क्या होगा बताओ जरा, 10 इंटू इसका आई कैप की तरफ जो स्पीड है वो ये है वी बी आर √3/2 माइनस वी आर ओ, ठीक है भाई। और ये आई कैप की तरफ हो गया, और इसको मैंने 0 कर दिया, जे कैप वाला लिया ही नहीं मैंने, क्योंकि जे कैप की तरफ मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं बोलूंगा -40 वी आर ओ प्लस 5 वी बी आर √3 माइनस 10 वी आर ओ इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा 50 वी आर ओ इज इक्वल टू 5√3 वी बी आर। एक बार जरा चेक कर लें भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वी बी आर जो बनेगी वो बन जाएगी 10/√3 वी आर ओ। अब ये क्या चीज है भाई, ये स्पीड है मेरी ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू रैंप, और ये 10/√3 टाइम्स आई है स्पीड का, कौन सी स्पीड का, जो रैंप की स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसका 10/√3 कर दो तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये हम इस तरह से यहां पे निकालेंगे। अब जरा देखिए दोस्तों, अब वापस आते हैं, तो अब आगे कैसे करें, लेकिन यहां तक तो समझ आ गया। अब जरा देखिए आगे कैसे करेंगे। यहां से मैं वी बी आर की वैल्यू पुट कर देता हूं, वी बी आर की वैल्यू पुट कर देता हूं।
आप बोलोगे फिर उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा पूरी इक्वेशन VRO की टर्म में आ जाएगी। तो चलिए जरा अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप लिखोगे, इट कम्स आउट टू बी √3/2 टाइम्स ऑफ VBR, और VBR की वैल्यू 10/√3 VRO। ये कर दिया भाई मैंने, जरा देखिए, माइनस VRO आई कैप, ठीक है भाई, माइनस VBR की वैल्यू 10/√3 VRO और बाई 2 भी करना है भाई इसके, ठीक है। इसकी जगह पे ये पुट कर दिया ना मैंने जे कैप, एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। √3 से √3 कट गया तो क्या बन गया बता जरा, 4 VRO आई कैप माइनस 5/√3 VRO जे कैप। एक बार जरा चेक कर लो भाई सही लिखा है क्या। ये मेरा बन गया VBO, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आप इसको यहां से स्पीड अगर आप निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बल्कि स्क्वायर ही कर लो ना सीधा सीधा, तो इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा 16 + 25/3। एक बार चेक कर लो भाई, 16 + 25/3 इंटू VRO का स्क्वायर। एक बार जरा देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो वैसे अगर आप VBO निकालते तो रूट लेते इसका ना, अदरवाइज सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16×3 = 48 + 25 तो 73/3। एक बार चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन ना गलत हो जाए, ठीक है। ये बन जाएगा VBO का स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना मैं एनर्जी वाले उसमें। तो अगर मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा जरा देखिए, ये बनेगा 343.35 = 10 VBO, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू O, VBO का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 40 × VRO। अब VRO का स्क्वायर जो है उसको VBO की टर्म्स में लिख देते हैं, तो 3/75 हो जाएगा। जरा देखिए 3/73 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इंटू VBO का स्क्वायर। एक बार चेक कर लो भाई, ये 3 मैं इधर ले आया, 73 नीचे ले आया, तो VRO का स्क्वायर जो है वो VBO के स्क्वायर की टर्म में आ गया। तो यहां से VBO की वैल्यू क्या आएगी, VBO विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, बताओ क्या बनेगा, वो बनेगा 343.35 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 + 120/73। एक बार चेक कर लो भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू जरा देखते हैं क्या बनेगी, 343.35 डिवाइड बाई 10 + 120/73। तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है 5.43। इट कम्स आउट टू बी 5.43 मीटर/सेकेंड। ये स्पीड आ गई भाई, ठीक है। स्पीड ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है, ठीक है। स्पीड ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है, ब्लॉक की स्पीड। ऐसे ही फिर स्पीड ऑफ रैंप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर दो 10/√3 से, नहीं 10/√3 से नहीं भाई, VRO निकालना ना, तो VRO क्या होगा बताओ जरा, वो आएगा 3/73। इसको इधर लेके आओ ना यार, 3/73 और इसका रूट ले लो इंटू VBO। एक बार चेक करो यहां से, इस रिलेशन से निकाला भाई। तो जो भी ये VBO आया है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं रूट ऑफ 3/73 से, तो ये जो निकल के आ रही है 1.10, कम्स आउट टू बी 1.10 मीटर/सेकेंड। सही है। लेकिन अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले, कौन सी वेलोसिटी पूछ ले, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रैंप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ लेगा तो सीधा सीधा माइनस आई कैप लगा दो इसके साथ। लेकिन इसके साथ माइनस आई कैप या माइनस जे कैप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये एक एंगल पे है। अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ ले कोई, वेलोसिटी, ये तो स्पीड आई है ना भाई, वेलोसिटी पूछ ले तो क्या करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करोगे तो वो ये आएगी पूरा, उसमें डायरेक्शन भी आएगी भाई, और डायरेक्शन के लिए VBR चाहिए, VBR यहां से निकल आएगी। तो आप बताओ ये VBR क्या निकलेगी, बताओ। VBR इज √3 मतलब स्पीड ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रैंप निकाल लो पहले। तो विद रिस्पेक्ट टू रैंप जो स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 10/√3 इंटू VRO, और VRO की वैल्यू क्या है बताओ जरा, 1.10। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 6.36 मीटर/सेकेंड। ये स्पीड आई है ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू रैंप, ठीक है। इस तरफ स्पीड आ गई है रैंप के रेस्पेक्ट में, ये वाली आ गई है स्पीड। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आ जाएगी, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आ चुकी है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं दोस्तों तो ये क्या बनेगा, VBR √3/2, VBR है मेरे पास ये, इसको √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं
हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करना है √3/2, ठीक है, और जो भी वैल्यू आई है उसमें माइनस वी आर ओ कर दो। माइनस वी आर ओ कितना है 1.10, तो उससे आई कैप कॉम्पोनेंट आ जाएगा 4.40, तो 4.40 आई कैप आ गया मेरे पास, माइनस VBR/2। VBR कितना है वो 6.36 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या बन जाएगा 3.18 जे कैप। एक बार जरा देख लीजिए दोस्तों, ये मेरे पास क्या आ गया, VBO आ गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया मेरे पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी आ गई है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो यही आएगा, ठीक है। तो जरा देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसमें अपने को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा देखिए, अब उसके लिए मैं एक बार रब करता हूं, और हमने लास्ट एपिसोड में एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसको लेके जरा हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं जरा इसको रब करता हूं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आपको याद होगा कि एक बुलेट आ रही थी जो 600 मीटर पर सेकंड से हमने एक प्रोजेक्टाइल को दिया था, बुलेट नहीं थी वो, कोई प्रोजेक्टाइल था, और 4 किलोग्राम का प्रोजेक्टाइल था। उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, यहां पे समवेयर कहीं एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन होने के बाद वो 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया। एक फ्रेगमेंट आपका ऐसे गिरा, ठीक है, और दूसरा जो फ्रेगमेंट था वो आपका ऐसे गिरा, ठीक है, इस तरह से 2 फ्रेगमेंट में ये डिवाइड हो गया। ये था मेरा VB और इधर था मेरा VA, ठीक है जी। अब जरा देखिए, हमने VB जो निकाला था ये 2.5 किलोग्राम का था, और इसकी वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास आई थी, अगर सुनील जी मुझे बता सकें स्पीड क्या आई थी। ऐसे ही हमारा जो VA था ये आपका 1.5 किलोग्राम का था, हमने दोनों की स्पीड निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थी 26, सुनील जी क्या थी 22.76, और यहाँ पे जो स्पीड थी वो थी मेरे ख्याल से 1.5 किलोग्राम की 3090.76 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड आई थी। अब एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसको जरा चेक करते हैं, क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है। तो चलिए जरा, एक्सप्लोजन होने से जस्ट पहले जो एनर्जी थी वो थी 12mv², तो इसको मैं काट देता हूँ 2 से, और ये 3600 नहीं आएगा भाई, 4 जीरो आ गया ना भाई, 3,60,000 समथिंग कुछ बनेगा, इंटू 2 कर दो तो बन जाएगा 72, एंड उसके बाद इतने जूल इसकी एनर्जी थी भी, ठीक है, 7,20,000 जूल इसकी एनर्जी थी। 12mv² कर दिया मैंने, एक्सप्लोजन होने से पहले की बात है भैया, ठीक है। अब आइए एक्सप्लोजन होने के बाद देखते हैं। एक्सप्लोजन होने के बाद 2 हिस्से हैं, तो एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी 12m, एक्सप्लोजन होने के जस्ट बाद की बात हो रही भाई, 12mv², 2622.76 का स्क्वायर प्लस 12mv², 3090.76 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं और जरा देखूं कि कितनी एनर्जी है ये, तो ये मैं जरा निकाल लेता हूं भाई, तो आप लोग भी जरा कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। एंड डिवाइड बाई मैंने 2 किया है ये, ओके, प्लस 1.5 इंटू 3090.76 इसका स्क्वायर कर देते हैं, एंड डिवाइड बाई इसमें भी 2 है। तो जब ये इसको कैलकुलेट किया तो ये बन रही है 3185.56 इतना जूल। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी तो डिफरेंट है भाई। तो यहां से ये चीज हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल फोर्सेस से आपका मोमेंटम में बदलाव नहीं आता, बट एनर्जी में बदलाव आ सकता है,
ठीक है, खासकर काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी बदल जाएगी भाई, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। आप देख सकते हैं यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले अलग थी, अब अलग है, ठीक है। मोमेंटम पूरे सिस्टम की अगर आप बात करें, पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो वो नहीं चेंज होगा, ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल पार्टिकल है सिस्टम के अंदर उनका मोमेंटम बदल सकता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया एंड आज का लेक्चर जो हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वो भी आपको समझ आए। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।